हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बाल विकास से रिलेटेड थ्योरी पर तो जो है डिस्कशन कर लिया है। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी स्टेट से टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 120 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। अब उसके आगे 121 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 121 नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या फिर कला। दूसरा ऑप्शन है कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित होती है, जो है कि बुद्धि लब्धि। या फिर अगला ऑप्शन है कि कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या फिर बौद्धिक। चौथा ऑप्शन है कि बौद्धिक तथा कलानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो क्या होता है, जो बुद्धि लब्धि होती है फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि जो होती है किससे संबंधित होती है? तीन हो जाएगा, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पहचान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनर्मरण और तीसरा है अनुभूति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है अनुभूति जो होती है स्मृति से संबंधित नहीं होती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि होती है, कैसी होती है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीखने की क्षमता है बुद्धि। दूसरा ऑप्शन है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तीसरा है या तो एक या तो दो, या फिर चौथा ऑप्शन है एक और दो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सीखने की क्षमता जो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि से संबंधित होती है। 124 नंबर का क्वेश्चन है कि अध्यापक के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो अध्यापन के समय अध्यापक को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि विषय वस्तु का, दूसरा है विद्यार्थियों की आयु का, तीसरा है व्यक्तिक भिन्नता का, और चौथा है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा फ्रेंड्स कि जब एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाना चाहिए तो सबसे अधिक व्यक्तिक भिन्नता का अधिक ध्यान रखना चाहिए क्लास में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी को दंड देना। ऑप्शन नंबर 2 है अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना। ऑप्शन नंबर 3 है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर 4 है इसकी अपेक्षा करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। अगर कक्षा में पढ़ाते समय कोई जो है विद्यार्थी अवांछित व्यवहार करता है बार बार, तो उसके अवांछित व्यवहार को वांछित व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले उसके कारणों को पता लगाएंगे और उसके उपचार का फिर प्रबंध करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 126 है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, दूसरा है विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, और तीसरा है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, और चौथा है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति जो है विद्यालय से विद्यार्थियों के भागने का सबसे मेन कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है वयस्कावस्था, तीसरा है प्राक बाल्यावस्था, और चौथा है बाल्यावस्था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों में अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं, तो बच्चे जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तो जो है अपने समकक्षी के वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 है छात्र केंद्रित, ऑप्शन नंबर 3 है प्रधानाध्यापक केंद्रित, और ऑप्शन नंबर 4 है कि अनुभव केंद्रित। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या कहलाता है, जब जो है शिक्षक केंद्रित होता है तो उसे सत्तावादी शिक्षण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। फर्स्ट नंबर है हल ने, दूसरा है केंडलर ने, तीसरा है कोहलर ने, और तीसरा है ब्रिक ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है हल ने जो है लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किए थे, हल महोदय जी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। क्या संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है रूपग्राम, दूसरा है पद, तीसरा है ध्वनिग्राम, और चौथा है शब्द। तो सही ऑप्शन हो जाएगा संभाषण में जो है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई को रूपग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, और तीसरा ऑप्शन है अभिवृत्ति में स्थिरता, और चौथा ऑप्शन है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जिज्ञासा की कमी जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो ये तो इसमें दूसरा ऑप्शन में बताया है कि जिज्ञासा की कमी, तो यही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी कि जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं फ्रेंड्स, तो बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को दंडित करना, दूसरा ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करना, और तीसरा ऑप्शन है उसके माता पिता को सूचित करना, और चौथा ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 133 है कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, दूसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत से, और तीसरा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, और चौथा है मनोलैंगिक विकास से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा जो थे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जो संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। फर्स्ट नंबर है कि थांडाइक ने, दूसरा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, और तीसरा है हेगार्टी ने, और चौथा है स्किनर ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गेस्टाल्टवादियों मनोवैज्ञानिकों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखने में कमी, दूसरा है स्मरण करने की इच्छा, और तीसरा है मानसिक द्वंद्व, और चौथा है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्मरण करने की इच्छा जो है विस्मृति का कारण नहीं है। जब हम लोग किसी चीज़ को मतलब ना भूलने की इच्छा बना लें, यानी कि सोच लें अपने मन में कि इस चीज़ों को हमें नहीं भूलना है, तो वो चीज़ें हमको जल्दी भूलती नहीं है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्मरण करने की जब इच्छा होगी तो व्यक्ति कोई चीज़ विस्मरण नहीं कर पाएगा, यानी कि भूल नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीवन मूल प्रवृत्ति से, दूसरा है मरण मूल प्रवृत्ति से, तीसरा है भय मूल प्रवृत्ति से, और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इरोस शब्द जो होता है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है 137 नंबर का क्वेश्चन है 137 नंबर का क्वेश्चन है कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। तो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि मनोविच्छेदित विकृति, दूसरा है समायोजन विकृति, और तीसरा है चिंता विकृति, और तीसरा है चिंता विकृति, और चौथा है कार्य प्रारूप विकृति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मनोग्रसित बाध्यता जो होती है चिंता विकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है 138 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेंडूरा और वाल्टर ने, दूसरा है डोलड और मिलर ने, और चौथा है कार्ल रोजर्स ने, और तीसरा है कार्ल रोजर्स ने, और चौथा है यूंग ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम जो है वेंडूरा और वाल्टर ने दिए थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वेंडूरा और वाल्टर ने। क्वेश्चन नंबर 139 है कि सीखने में पलायन आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन पर, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन पर, तीसरा है विलंबित पुनर्बलन पर, और चौथा है पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 2 नकारात्मक पुनर्बलन पर पलायन आधारित होता है, यानी कि किसी बच्चे को बार बार नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो स्कूल से पलायन कर जाएगा, यानी कि भाग जाएगा स्कूल छोड़कर, स्कूल ही नहीं आएगा, स्कूल छोड़ देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब किसने जो है प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव ने, दूसरा है हेगार्टी ने, तीसरा है थांडाइक ने, और चौथा है रॉस ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा
प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 141 है कि आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वातावरण, दूसरा है आनुवंशिकता और चौथा है हार्मोन्स और तीसरा है हार्मोन्स और चौथा है समाज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आँख का रंग जो है आँख का रंग को आनुवंशिकता जो है प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है 142 नंबर का क्वेश्चन है कि साचर के नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है समता का नियम, दूसरा है वैषम्य का नियम, तीसरा है समीपता का नियम और चौथा है ये सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी जो है साक्षरता के नियम में शामिल है, यानी कि समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीपता का नियम, ये सभी जो है साक्षरता के नियम में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं और चौथा है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि आंतरिक रूप से जो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं तो ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमेशा सफल हों। ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी कभी असफल भी होते हैं लेकिन वो निराश नहीं होते हैं। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि आंतरिक रूप से अगर कोई बच्चा अभिप्रेरित है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है परनिर्भरता, दूसरा है सामूहिकता की भावना और तीसरा है धार्मिकता और चौथा है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सामूहिकता की भावना जो है बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फर्स्ट है वाटसन द्वारा, दूसरा है मैस्लो द्वारा, तीसरा है कोहलर द्वारा और चौथा है पावलोव द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैस्लो द्वारा जो है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 145 नंबर से क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं तो इसको देखते हैं हम लोग अभी। 145 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उन्नतोदर वक्र, दूसरा है नतोदर वक्र, तीसरा है मिश्रित वक्र और चौथा है वक्र रेखा नहीं होती, कोई वक्र रेखा नहीं होती। तो जो बच्चे पहले सीखने की गति तेज होती है और बाद में मंद हो जाती है तो उसे उन्नतोदर वक्र यानी कि कन्वेक्स कर्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है। फर्स्ट है उत्तेजना, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है सामान्यीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तेजना जो है अनुबंधन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
146 है कि विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष विकास या निर्माण के लिए शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षण की विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, या फिर शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हो जाएगा इसमें विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को ये सभी कार्य करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 148 तो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। 149 देखते हैं। 149 है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितने के बीच होगी। तो फर्स्ट है 50 से 59 के बीच होती है, या 70 से 89 के बीच 70 से 89 के बीच होती है, या फिर 90 से 109 के बीच होती है, या फिर 110 से 129 के बीच होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 से 109 के बीच जो है औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 150 है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सहसंबंध द्वारा, दूसरा है मार्गांतरीकरण द्वारा, या फिर तीसरा है विलयन द्वारा, और चौथा है नवीकरण द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन जो है मार्गांतरीकरण द्वारा लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।